हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आपने लास्ट क्लास में रेजोनेंस का कंसेप्ट सही से पढ़ा होगा, उसे समझा होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस की होगी। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप सबके कुछ डाउट थे जो मैंने देखे कि किसी को इंडक्टिव इफेक्ट के ट्रेंड में डाउट आ रहा था कि जो हमने पढ़ा था आइसोटोपिक इफेक्ट कि सी एच बॉन्ड जो होती है हमारी, सी डी बॉन्ड जो होती है, सी ड्यूटेरियम बॉन्ड, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड और कार्बन ट्राइटियम बॉन्ड जो होती है हमारी, उसका ट्रेंड कैसे आया। देखिए होता क्या है कि एक्चुअली एक हार्मोनिक मोशन के बेसिस पे समझाई जाती है, लेकिन हम इसको सिंपली कैसे समझ सकते हैं कि अगर हम मास देखते हैं हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप का, अगर हम मास देखते हैं तो हाइड्रोजन का मास उसमें सबसे कम होता है और फिर ड्यूटेरियम का और फिर उसके बाद ट्राइटियम का मास होता है, राइट। तो होता क्या है कि जितना ज़्यादा मास होगा कार्बन के साइड में जो बॉन्डेड हमारा साइड एटम है उसका जितना ज़्यादा मास होगा वो उस बॉन्ड को छोटा कर देता है। मतलब कि कार्बन और ट्राइटियम की जो बॉन्ड होगी वो सबसे छोटी होगी, उसके बाद कार्बन और जो ड्यूटेरियम की जो बॉन्ड होगी वो उससे बड़ी होगी और कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड सबसे बड़ी होगी, राइट। अब इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो मैंने कहा था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो सबसे पास अगर हम कहते हैं कि हमारा कार्बोकेटाइन जो है वो, मैं कैसे समझाऊं, अगर मैं कहती हूँ कि हमारा कार्बोकेटाइन, हमारा कोई भी इंटरमीडिएट है वो यहाँ पे है और यहाँ पे अगर हमारा एक बार H लगा है, एक बार D और एक बार T, तो इसमें जो सबसे शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होगी वो जब होगी जब हमारा ट्राइटियम साइड एटम होगा, राइट। अगर शॉर्टर होगी वो बॉन्ड लेंथ तो वो इजीली, मतलब कि हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन को धक्का हम कैसे देते हैं, इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही पुश हो रहे हैं। तो कितना इजीली जो है, कितना पास रह के उसको धक्का दे सकता है कि वो इस आयन को स्टेबल या डिस्टेबल जो है वो कर सके, मतलब अपना इफेक्ट मैक्सिमम लगा सके। तो ट्राइटियम जो है क्योंकि सबसे पास है, सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ है उसकी, तो उसका इफेक्ट मैक्सिमम होता है देन ड्यूटेरियम का और देन हमारे हाइड्रोजन का। इसीलिए हमारा जो ट्रेंड है इंडक्टिव इफेक्ट का ट्रेंड है जो हमारा प्लस आई का जो मैंने बताया था उसका होता है ट्रेंड सी टी सबसे ज़्यादा, फिर सी डी एंड देन सी एच, ये ट्रेंड होता है। तो होपफुली आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं जो मैंने लास्ट क्लास में दिया था। क्वेश्चन क्या था, क्या हमें बताना था कि गिवन स्ट्रक्चर्स में हमारा रेजोनेंस अगर होगा या नहीं होगा। तो देखिए जैसे कि हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये है क्या, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे, और ये है हमारी पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड्स में भी हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। अगर दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साथ आ जाएंगी तो रिपेल करने लगेंगी, मीन्स अगर मैं इसको आगे पहुंचाऊं तो इसको आगे जाने के लिए एक पी ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये तो है कार्बन sp3, मतलब कि ये तो sp3 कार्बन है, राइट। ये sp3 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है, तो इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल्स नहीं है और वैकेंट पी ऑर्बिटल्स नहीं है तो इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस नहीं होगी, है ना। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो क्योंकि ये है हमारी पॉजिटिव चार्ज स्पेसी, मतलब कि यहाँ पे एक वैकेंट पी ऑर्बिटल मौजूद है, राइट। और ये दोनों कार्बन जो है, ये दोनों कार्बन, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। तो अगर मैं इस बॉन्ड को आगे शिफ्ट करती हूँ तो ये इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, ऐसे, मतलब कि जब ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगी तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, मतलब कि यहाँ पे रेजोनेंस हो सकती है ना। और अगर मैं बात करूँ यहाँ की, तो ये किसका एग्जांपल है, पाई बॉन्ड रेजोनेंस का एग्जांपल है। मतलब कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो हम इसको ऐसे खिसका के इधर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करा सकते हैं, या फिर इसको खिसका के आप कैसे भी कर लो, मतलब इसको खिसका के और फिर कर सकते हो। तो होगा क्या, ये स्ट्रक्चर बन सकती है हमारी ऐसी पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मैंने तो आपको इनका नाम भी बताया था कि इसे हम कहते हैं पाइरोल और इसे हम कहते हैं पिरियडिन। तो अगर मैं बात करती हूँ इस स्ट्रक्चर की, तो है क्या यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रही थी, हिडन चीज़ की हमें नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, वो है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना। कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं, उससे हम कैसे बता सकते हैं कि ये जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा, इस तरीके से। तो अगर मैं बात करूँ इस नाइट्रोजन की, तो इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और है, और यहाँ पे जो साइड में जो कार्बन है वो कार्बन sp2 है, मतलब कि यहाँ पे हमारे जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो मौजूद है, मतलब कि ये अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें डोनेट कर सकता है, और डोनेट कर सकता है तो ये रेजोनेंस कर सकता है, तो मतलब कि यहाँ पे रेजोनेंस होगी। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ इस स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी कार्बन sp2 है, ये भी कार्बन sp2 है, लेकिन ये जो
पाई बॉन्ड्स नहीं है, डीलोकलाइज नहीं है, मतलब कि हम इनको आगे शिफ्ट नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज तो है, लेकिन वहां पे कोई वैकेंट पेयर ऑर्बिटल नहीं है, मतलब ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है और ये भी फील्ड है, कोई एक तो जो है वैकेंट होना चाहिए था कि जब हम इसको आगे डीलोकलाइज कर सकते। मतलब कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब कि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगी, मतलब कि इस लोन पेयर की वजह से कोई रेजोनेंस नहीं होगी, लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस का केस यहाँ पे नहीं बनेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन से हम निकालते हैं अपना एक नया कंसेप्ट। बेसिकली मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ कि हमारे जो लोन पेयर्स होते हैं किसी भी स्पीसी पे, मतलब कि ग्रुप 14 में तो चलो वो सभी जो है सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू अपना न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, लेकिन ग्रुप 15 में एक हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है सेंट्रल एटम पे, ग्रुप 16 में हमारे 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप 17 में इस तरीके से 3 लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये लोन पेयर को हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, मतलब की बात करनी है हमें क्लासिफिकेशन ऑफ लोन पेयर्स की, कि किस बेसिस पे हम, अगर हम पढ़ रहे हैं रेजोनेंस, तो रेजोनेंस में हम लोन पेयर्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई करें। तो देखिए लोन पेयर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 बेसिस पे, दो टाइप्स में, जैसे कि एक होता है हमारा लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड वन इज delocalized लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है आपको, लोकलाइज मतलब कि एक जगह पे स्थिर, एक जगह पे टिका हुआ, है ना, कि अगर मैं कहूँ कि मैं लोकलाइज्ड हूँ तो मतलब कि मेरी पोजीशन फिक्स है, मैं यहाँ से कहीं हिल डुल नहीं सकती। लेकिन वही हिसाब से मेरा कोई दोस्त है जो बहुत ही मतलब कि होता है ना, किसी का मन चंचल होता है कि कोई एक जगह पे रह नहीं सकता, अगर आपको कहा गया है कि आपको यहीं बैठ के सोना है, लेकिन वो थोड़ी देर अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए तो भाग जाएगा कहीं पे, मतलब कि अपने दोस्तों के पास, कभी उधर फुदकेगा, कभी पानी पीने, कभी नहाने, कभी कुछ किसी न किसी काम में। तो मतलब कि सेकंड टाइप है हमारा डीलोकलाइज, जो कि कभी भी मतलब कि लोकलाइज फिक्स नहीं होते, वो मूवेबल होते हैं, मतलब कि मूव कर सकते हैं। और यहाँ रेजोनेंस में से क्या मतलब है कि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यही एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं लोकलाइज लोन पेयर की, अगर मैंने बात की यहाँ पे पिरिडीन की, तो यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो क्या था, लोकलाइज था, क्योंकि ये मूवेबल नहीं था, अंदर ये जो है डीलोकलाइज नहीं हो सकता था, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था रेजोनेंस में, इसलिए इसको हमने लोकलाइज लोन पेयर बोला, लोकलाइज लोन पेयर। लेकिन वही अगर हम पाइरोल की बात करते हैं, इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो हमने अभी देखा, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये लोकलाइज ना होकर के डीलोकलाइज, मतलब कि ये अंदर शिफ्ट हो सकता है। और इसकी एक और स्ट्रक्चर कैसे बन सकती है हमारे पास, कि अगर ये लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर दे और ये यहाँ पे कर दे और ये यहाँ पे इस कार्बन को कर दे, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे पाई बॉन्ड, सॉरी हाँ, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगी और इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज है। अब हमें बात करनी थी हाइब्रिडाइजेशन की, हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली जो होती है हमारी हाइब्रिडाइजेशन, इसका एक फॉर्मूला होता है कि इसको हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड, ठीक है, लोकलाइज्ड नॉट डीलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या मतलब है कि अगर हमें किसी भी सेंट्रल एटम की, नाइट्रोजन की, कार्बन की, जिसकी भी मेंशन कर दे कि बताओ सल्फर की बताओ किसकी बताओ, तो उसमें अगर हम उनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो उसके लिए हम क्या काउंट करते हैं कि उनकी सिग्मा बॉन्ड, मतलब कि 1 2 3 इसकी सिग्मा बॉन्ड तो हमने काउंट कर ली, प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वो 1 2 2 सिग्मा बॉन्ड, तो एक लोकलाइज्ड लोन पेयर तो 3 हो गई, और यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स और एक डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो ये भी हमारा 3 हो गया। तो इनके नंबर से क्या फर्क पड़ता है, मतलब कि अगर हम कैसे बताएंगे कि भाई 2 आ गया तो उसका क्या मतलब है, 3 आ गया तो उसका क्या मतलब है, इस तरीके से। तो अगर वो काउंट हमारा जो काउंट आता है, अगर ये काउंट हमारा 4 आता है, ठीक है, ये काउंट याद करूँ मैं, अगर ये काउंट हमारा 4 आता है तो हम कहते हैं हमारी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अगर ये काउंट हमारा 3 आता है जो हमारा पिरिडीन में है तो हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अगर ये काउंट हमारा 2 आता है तो हम कहते हैं हमारा हाइब्रिडाइजेशन है sp, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो नाइट्रोजन था वो पिरिडीन में, क्योंकि वहां पे लोकलाइज्ड लोन पेयर था,
तो वहां पे वो sp2 था। और पायरोल में भी क्योंकि वो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर था तो हमने इसको काउंट नहीं किया, तो वो हमारा sp2 नाइट्रोजन था, है ना। और होता क्या है कि जो हमारा लोकलाइज्ड लोन पेयर होता है उसको बेसिकली हम हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है हमारा लोकलाइज्ड लोन पेयर, और जो हमारा डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होता है वो प्योर ऑर्बिटल में होता है। प्योर ऑर्बिटल में तभी तो वो मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो प्योर ऑर्बिटल में है तो वो मूव कर सकता है, डीलोकलाइज हो सकता है, तो उसको हम जो है हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में हम किसको काउंट करते हैं, जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में हमारे जो बॉन्ड्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ से मुझे हाइब्रिडाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट बताना था। तो इससे हम कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं, अगर मैं वही एक जो लास्ट क्लास में सोल्व किया था, अगर मैं ये क्वेश्चन देती हूँ कि यहाँ पे बताओ नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो हमें पता है कि जो नाइट्रोजन है इसका जो लोन पेयर है, इसी साइड में जो कार्बन है ये sp3 है, तो मतलब कि यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो लोकलाइज होने वाला है। तो अगर मैं काउंट करती हूँ इसके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो कि है 1 2 3 प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज लोन पेयर दैट इज 1, तो ये आ गया 4, मतलब कि यहाँ पे हमारा जो नाइट्रोजन है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, ठीक है। ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन का छोटा सा कंसेप्ट था, जो कि हम एप्लीकेशन पार्ट भी बोल सकते हैं रेजोनेंस का। तो अब आगे हमारी बात आती है कि हमें जान लिया रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस के डिफरेंट टाइप्स क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर मुझे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हो, मतलब कि हम स्टेप वाइज पढ़ तो रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, आगे हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे और फिर हम मेसोमेरिक वगैरह भी पढ़ेंगे, बट जब ये सब चीजें मिक्स होके आएंगी तो मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगी कि ये इंडक्टिव का क्वेश्चन आ रखा है, या फिर ये रेजोनेंस का क्वेश्चन आ रखा है, या फिर ये टाउटोमेरिज्म दे रखी है, कैसे 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 मैं डिफाइन कर सकती हूँ, कैसे मैं अपनी आंखों को देखकर ऐसे देख सकती हूँ कि हाँ ये रेजोनेंस है, भाई दूर से देख के पता लग रहा है कि ये रेजोनेंस का क्वेश्चन है और ये तो हो जाएगा, ऐसे कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए हमें पढ़ना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेंस, मतलब कि हम कैसे देख के बताएं कि रेजोनेंस इज अकरिंग और नॉट। मतलब ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया पीछे, लेकिन हर जगह तो आप नहीं देखोगे ना कि हर जगह तो मुझे कि मैं वो 6 जो टाइप्स हैं वो याद करके रखूँ दिमाग में कि हाँ ये रेडिकल वाला है तो हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, कहीं पढ़ा था, कहीं पढ़ा था, ऐसे ऐसे नहीं होते कंसेप्ट। मतलब हमें रटना नहीं किस चीज़ को, हमें समझना कैसे है कि अगर मुझे कोई कहे तो नंबर 1 जो इसका केस होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेंस का, तो वो कहता है कि ओनली ब्रेकिंग एंड forming of pi bonds but no shifting कह सकते हैं, या फिर हम डीलोकलाइजेशन कह सकते हैं या डिसलोकेशन कह सकते हैं, नो डिसलोकेशन ऑफ एटम्स। इसका क्या मतलब है, मतलब कि अगर मुझे कोई एक स्ट्रक्चर दे रखा है, अगर 2-3 स्ट्रक्चर दे रखे हैं, उन्हें में कह दे कि बताओ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है, तो उनमें हम कैसे देख के बताएंगे कि वो वहाँ या तो पाई बॉन्ड हमारा फॉर्म हो रहा हो, जो कि लोन पेयर्स अगर हम डोनेट करते हैं, डीलोकलाइज लोन पेयर होते हैं तो पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, या फिर हमारा पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, जब हमारा पाई बॉन्ड शिफ्ट करके कोई नेगेटिव चार्ज बनाए या फिर किसी पॉजिटिव चार्ज से इसी को स्टेबलाइज करे, तब मतलब ये चीज के हमारे हो सकते हैं। और क्या लिखा है, नो शिफ्टिंग और डिसलोकेशन ऑफ एटम्स, मतलब कि ऐसा ना हो कि हम एटम्स को ही शिफ्ट कर रहे हैं अपने बॉन्ड्स मींस अपने किसी मॉलिक्यूल में एटम को शिफ्ट करके कह रहे हैं कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, नहीं ऐसा नहीं होता। तो मतलब ये क्या हुआ, इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करती हूँ, देखो जैसे कि एक है ये वर्सेस ये फिनोल और ये है इसका कीनोन स्ट्रक्चर। तो मुझे कहा जाए कि बताओ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है, तो मैं कैसे क्या बताऊंगी, देखो पाई बॉन्ड यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 है, एक यहाँ पे है, पाई बॉन्ड सेम तो लग रहे हैं, कहीं बन रहे हैं कहीं टूट रहे हैं, लेकिन कुछ और चेंज क्या लग रहा है इसमें कि यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ चुका है, ये क्या हो गया, गलत हो गया तो, क्योंकि मैंने अभी कहा था कि एटम तो चेंज नहीं होंगे। तो ये बेसिकली इसका हम आगे पढ़ेंगे टाउटोमेरिज्म होती है, ये रेजोनेंस नहीं होती, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो सकती, क्योंकि अभी हमने पहला ही हमने केस पढ़ा था कि कोई भी हमारा एटम को शिफ्ट नहीं करेगा, मतलब कि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगी, राइट। और क्या हो सकता है, और लिखा है हमारे पास नो सिग्मा बॉन्ड
ब्रेक और फॉर्म ड्यूरिंग कन्वर्जन। मतलब कि हमने स्ट्रक्चर बनाया और वहां पे देखा कि एटम शिफ्ट नहीं करेंगे, एटम शिफ्ट करेंगे तो मतलब रेजोनेंस नहीं है, पाई बॉन्ड सिर्फ टूटनी बननी चाहिए। सेकंड केस क्या है कि सिग्मा बॉन्ड्स हमें पता है सिंगल बॉन्ड मतलब कि सिंगल बॉन्ड जो है हमारी वो बननी या टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता। मतलब कि अगर हमें स्ट्रक्चर दे रखा है कैसे, अगर हमें स्ट्रक्चर दे रखा है ये कि एक तो हमें दे रखा है ऐसे, ठीक है, एक ही दे रखा है, और एक हमें दे रखा है ऐसे, और कहा जाए कि बताओ कि ये दोनों रेजोनेंस है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पे क्या किया, ये ऑक्सीजन एक तो हमारा कार्बन से बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन से बॉन्ड है, यहाँ पे यही ये हाइड्रोजन तो हटके यहाँ पे ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड कर चुका है, तो यहाँ पे एक नया सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, तो मतलब कि ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकते। तो हमें इन केसेस का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो कुछ कंडीशंस थी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कि हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कोई जो गिवन स्ट्रक्चर है वो रेजोनेंस जो गिवन 2-3 स्ट्रक्चर गिवन है हमें वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज सही समझ में आई होगी। अब बारी है कुछ क्वेश्चंस की, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन है आपका, विच रिप्रेजेंट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट देखो, अगर कोई भी कंसेप्ट है उसको समझने के लिए कि वो आपको कितना समझ में आया है, उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मतलब कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ लेते हो तो उसके बाद ये बहुत जरूरी है कि आप कोई ना कोई उससे क्वेश्चन लगा के देखो कि आपसे वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तभी तो आपको कंसेप्ट ठीक से क्लियर होगा, तभी तो आप उस कंसेप्ट को अप्लाई कर पाएंगे। मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट बहुत जरूरी है। तो जल्दी से अपनी पेन कॉपी उठाइए, इसे सॉल्व करके देखिए कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। नहीं बनता है तो फिर हम कराते हैं। ठीक है, 3 काफी। तो आप बताइए इनमें से कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है। आपने फाइंड कर लिया होगा। तो देखिए फर्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे तो एटम में शिफ्ट हो गया। मतलब कि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो सकती। अभी बताया था मैंने आपको कि एटम शिफ्ट होते ही दूर से कांटा लगा दो कि नहीं रेजोनेंस तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखो कार्बन साइड में OH, इधर भी कार्बन साइड में OH, कार्बन साइड में नाइट्रोजन, कार्बन साइड में नाइट्रोजन, ये ठीक। यहाँ पे डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज। ऐसा हो सकता है कि नाइट्रोजन अपना एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट कर दे और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना के न्यूट्रल हो जाए, और कार्बन अपना ये जो डबल बॉन्ड है इसको यहाँ पे शिफ्ट करके इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दे। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साइड में चला गया, तो यहाँ पे तो एटम शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आते हैं। अगली क्लास में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आऊंगी स्टेबिलिटी ऑर्डर का, उसे करेंगे। उससे पहले मैं आपको समराइज करा देती हूँ लास्ट का कुछ, कि अगर हमें रिलेटिव स्टेबिलिटी जाननी है किसी भी 2 मॉलिक्यूल की, ये नेक्स्ट क्लास की क्वेश्चन के लिए मैं पहले से ही आपको समझा के जा रही हूँ कि अगर हमें रिलेटिव स्टेबिलिटी निकालनी है तो क्या क्या पॉइंट्स उसमें हमें ध्यान रखने होते हैं। पहला, जो न्यूट्रल स्पीसी होती है, न्यूट्रल स्पीसी आर मोर स्टेबल। ठीक है, पहली चीज ये, ठीक है। दूसरी, मतलब कि एक चार्ज है और एक न्यूट्रल है, उसमें से न्यूट्रल वाली ज्यादा स्टेबल होगी। कोई भी हो, चाहे उसमें चार्ज वाले में कितने ही डबल बॉन्ड दे रखे हो, कितने कॉन्जुगेशन करा रखे हो, कितने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो, न्यूट्रल वाली हमेशा ही ज्यादा स्टेबल होगी। दूसरी, अगर चार्ज है और कोई भी हमारे जो मॉलिक्यूल्स है अगर वो चार्ज है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम
पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं कार्बन और नाइट्रोजन की बात करती हूँ तो नाइट्रोजन है मोर नेगेटिव तो उसमें होना चाहिए नेगेटिव चार्ज, और कार्बन है लेस नेगेटिव तो उसमें होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। थर्ड, अगर दोनों ही चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव है, नेगेटिव भी है, नेगेटिव मोर नेगेटिव पे है, पॉजिटिव मोर पॉजिटिव पे है, तब हम क्या करेंगे? मतलब कि अब क्या है थर्ड पॉइंट कि अगर सेम चार्जेस हैं, मान लो किसी भी एक स्पीसी में हमारे सेम चार्जेस हैं, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, तो सेम चार्जेस फार अपार्ट, मतलब कि वो होने चाहिए दूर, तब है वो स्टेबल, एंड अपोजिट चार्जेस नियर, मतलब कि अपोजिट चार्जेस हमारे पास पास होने चाहिए जब वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। इन 3 पॉइंट को ध्यान में रखते ही नेक्स्ट क्लास में आते ही मैं आपको क्वेश्चन दूंगी इन्हीं 3 पॉइंट्स के बेसिस पे स्टेबिलिटी का क्वेश्चन, और उसे हम सॉल्व करके अपने इस कंसेप्ट टॉपिक को खत्म करेंगे रेजोनेंस, और फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मेसोमेरिक इफेक्ट विच इज अ काइंड ऑफ रेजोनेंस ओनली, मतलब रेजोनेंस का ही टाइप है मेसोमेरिक, उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और आप ये कंसेप्ट सब पढ़ के आइएगा। थैंक यू।